हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन यूवी स्पेक्ट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूवी स्पेक्ट्रा मतलब ऐसे ऐसे फैक्टर जो कि यूवी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है इस तरह से यूवी के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि स्पेक्ट्रम हमको इस तरह से बड़ा मिले, ठीक है, या हो सकता है कि इधर इस साइड में मिले, या लेफ्ट राइट साइड में, या हो सकता है कि राइट साइड में स्पेक्ट्रम मिले, या हो सकता है छोटा मिले, ठीक है, इस तरह से, या पीक हो सकता है कि बड़ी मिले। तो ये सारी चीजें किस वजह से डिटरमाइन होती हैं, वो फैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रा की किन किन फैक्टर्स की वजह से इस तरह के स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। पहले पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस तरह से यूवी स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेकंड थिंग देखिए आप लोग, साइज, ठीक है, साइज किस तरह से स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, एक बार पॉइंट देख लीजिए, फिर उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेरिक इफेक्ट। ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है और कैसे लगता है और किस तरह से यूवी स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करता है, देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है एच बॉन्डिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग किस तरह से हमारी यूवी स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऑक्सोक्रोम है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं कुछ जो कि यूवी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक एक को करके हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में हमें मोस्टली प्लस आई इफेक्ट देखना है। कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो जो प्लस आई इफेक्ट है, आप सब जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट कौन से समूह देते हैं, कौन से ग्रुप देते हैं? एल्काइल ग्रुप। ऑल एल्काइल ग्रुप गिव्स प्लस आई इफेक्ट। चाहे मिथाइल ले लो, चाहे इथाइल ले लो, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे कौन सा इफेक्ट देते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। यानी कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं मिथाइल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मिथाइल। इथाइल की बात करूं तो इथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब देखिए, तो मैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में एल्काइल ग्रुप भी ले सकती हूँ। या तो आप फैक्टर्स में इंडक्टिव इफेक्ट डाल दो या एल्काइल ग्रुप डाल दो। आपने मोस्टली अब जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बुक्स है उनमें देखा होगा कि मिथाइल ग्रुप बढ़ाने से 20 nm या 20 nm या 30 nm लैम्डा के मान में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं टोलुइन है, मान लीजिए इसकी 255 nm है, और अगर हम इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसकी वजह से इसमें 20 nm का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 275 nm मिलेगी। तो वो क्यों होता है? मिथाइल ग्रुप ऐसा क्या करता है जो कि लैम्डा के मान को बढ़ा देता है, यानी कि स्पेक्ट्रा को बढ़ा देता है। हमारा लैम्डा जो स्पेक्ट्रा होता है वो यही तो होता है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप ऐसे क्या करते हैं जो कि स्पेक्ट्रा को क्या कर देते हैं? पीक को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या लैम्डा के मान में क्या कर देते हैं? इंक्रीमेंट कर देते हैं। कैसे, क्यों करते हैं, हम देखते हैं इस चीज को। देखो, आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं, एक तो ऑक्टीन का एग्जांपल ले रही हूं मैं। ऑक्टीन का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, और एक मैं एग्जांपल ले रही हूं इथीन का, ठीक है। इथीन का एग्जांपल लिया है मैंने। हाइड्रोजन इसमें आप खुद लगा लीजिएगा। सबसे मैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को मैं क्या करती हूँ? एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ। यहां भी मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप, यहां पे कौन है? इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन इथाइल ग्रुप है, यानी कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डोनेट होते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना। ये कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। ये भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डोनेट होंगे। अब
किए आप लोग कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये भी, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसको, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हो जाएगी इसके पास, ठीक है। पहले तो मुझे आप जरा से मैं भूल गया बताना, ये बताइए मुझे कौन सा ट्रांजिशन होगा इसमें, है ना, कुछ नहीं है, पाई बॉन्ड है केवल, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, कौन सा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं इथीन की, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार, यानी कि किस ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पर, हमने हमारी पाई टू पाई स्टार, ये पाई लेवल है, ये पाई स्टार लेवल है, पाई टू पाई स्टार लेवल की बात हो रही है, ठीक है, यहां से यहां जाने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इधर से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी खराब है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस माइनस आपस में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन धक्का देने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या करेगा, बेटर फील करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मैं बेटर रहूंगा, ऊपर चला जाऊंगा, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ से बेटर है कि वो ऊपर चला जाएगा, तो फटाफट से ट्रांजिशन हो जाएगा पाई टू पाई स्टार। फटाफट से ट्रांजिशन का मतलब है कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी कि लो एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए, लो एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि फटाफट ट्रांजिशन हो रहा है, फटाफट क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन फटाफट से ऊपर जाना चाहेंगे, मतलब कम एनर्जी पर ही फटाफट ऊपर चले जाएंगे, लो एनर्जी, और आप जानते हो E इज एंटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी E ज्यादा तो लैम्डा कम, और E कम लैम्डा ज्यादा, यानी कि हायर लैम्डा, लोअर एनर्जी और हायर लैम्डा, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो लैम्डा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, निकल के आ गया ना सामने, क्योंकि हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं बार बार कि मिथाइल ग्रुप उसको बढ़ा देता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कर देता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि मिथाइल ग्रुप कौन सा शिफ्ट शो करते हैं, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक का मतलब लैम्डा के मान में वृद्धि या लैम्डा के मान में इंक्रीजमेंट, ठीक है, तो हायर हो गया लैम्डा, समझ में आ गई क्यों हुआ, वो चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं लग रहा, तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, तो अपने को अगर कंपेयर करें इससे, ठीक है, तो ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पर इसका इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए लैम्डा का मान ज्यादा और इसके लिए लैम्डा का मान कम, समझ में आ गई बात। अगर एक एग्जांपल अगर आपसे पूछूं तो मुझे आप बताइए कि किसके लिए लैम्डा का मान ज्यादा होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ब्यूटीन का, ठीक है, और एक हेक्सीन का एग्जांपल ले रही हूँ, हेक्सीन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए ये इसको पहले बॉक्स में कर लीजिए। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसके लिए हायर लैम्डा चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एक एक का, यहाँ पे दो का लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसमें ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4 हो गए, ये 1 और 2 ही रहे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसमें ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से बचने के लिए क्या करेंगे, बेटर सोचेंगे कि हम ऊपर चला जाऊं, ठीक है, तो फटाफट ट्रांजिशन, ठीक है। लोअर एनर्जी मतलब हायर लैम्डा, तो लैम्डा इसके लिए ज्यादा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग साइज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया, सेकेंड फैक्टर है साइज, ठीक है। साइज देखो, साइज कैसे लैम्डा को इफेक्ट करता है देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे इस चीज को। CH3 Br CH3Cl, ये दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसका साइज ज्यादा है, Br का साइज ज्यादा है, Cl का साइज ज्यादा है, ठीक है, बताओ। चलो मैं Cl को ऊपर लिख देती हूँ और Br को भी। आप जानते हो ऊपर से नीचे जाते हैं, FCl Br I, साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सबके पास लोन पेयर रहते हैं, इनके पास हेलोजेंस के पास आपको पता है 3 लोन पेयर रहते हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब आप देखिए इसका साइज तो छोटा है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां लोन पेयर है, मुझे ये बताइए कि किसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, ये लोन पेयर को इजीली पकड़े रखेगा,
ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये लोन पेयर, ये न्यूक्लियस है, ये लोन पेयर है, ये इतनी दूर है और जबकि ये इतनी सी दूर है। ठीक है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा लोन पेयर पर, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगा। साइज अगर मैं इसकी बात करूं Cl की, Cl है और ये Br है, तो साइज कम है। ठीक है, साइज कम, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लोन पेयर पर वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो पास में है इसकी। ठीक है, मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो आगे वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, या फिर बड़ी क्लास होती है तो क्या होता है, बड़ी क्लास होती है तो टीचर का ध्यान बच्चे पे कम जाता है। छोटी क्लास है, छोटी सी रहती है तो बस आसपास वही दिखती है, क्लास ही क्लास बच्चे दिखते हैं, तो क्या होता है, कम जगह। ठीक है, यानी कि इनके बीच में गैप कम है, तो जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन इस लोन पेयर पे ज्यादा रहेगा, जबकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस लोन पेयर पे कम रहेगा कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो ट्रांजिशन बताओ, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने इतने सारे वीडियोस करवा दिए, ट्रांजिशन समझ गए होंगे कौन सा होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, और एक लोन पेयर है, तो N2 सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पे भी N2 सिग्मा स्टार होगा, वहां पे पाई स्टार था, पाई बॉन्ड की वजह से। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, N2 सिग्मा स्टार होगा। तो ये N है और ये सिग्मा स्टार है। ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं पॉइंट पर कि इनके बीच में अट्रैक्शन का ज्यादा, लोन पेयर का अट्रैक्शन, लोन पेयर पर नाभिक का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड रखेगा लोन पेयर्स को मजबूती से पकड़े रखेगा, जबकि इसकी इतनी पकड़ नहीं होगी लोन पेयर पर, क्योंकि दूर है, अट्रैक्शन कम है। जब ये लोन पेयर अच्छे से पकड़ के रखेगा लोन पेयर को, न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये एन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ है इसके ऊपर। न्यूक्लियस की पकड़ होने की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और अगर ऊपर भेजेंगे इनको तो हमें ज्यादा एनर्जी, हायर एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्या होगी, हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी का मतलब लोअर लैम्डा, यानी कि मैं कहूं तो इसके लिए लैम्डा का मान कम होगा और इसके लिए लैम्डा का मान ज्यादा होगा। समझ में आई, लैम्डा का मान ज्यादा क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर कम है, अट्रैक्शन कम होने की वजह से पकड़ कम है, पकड़ ढीली है, लूजली हेल्ड है, और लूजली हेल्ड होने की वजह से इजीली ऊपर पहुंच जाएंगे कम एनर्जी में ही। ठीक है, और कम एनर्जी का मतलब लैम्डा हाई। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो एक एग्जांपल आप मुझे बताओ। ठीक है, उसका क्या आंसर आएगा, CH3Br एंड CH3I। अब मुझे बताओ आप कि किसके लिए लैम्डा ज्यादा होगी, साइज कम, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज, क्योंकि आई का ज्यादा होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, साइज स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लोन पेयर पर ज्यादा, यानी टाइटली हेल्ड। ठीक है, टाइटली हेल्ड का मतलब क्या है, टाइटली हेल्ड का मतलब इजीली ऊपर नहीं जा पाएगा, ज्यादा एनर्जी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी का मतलब लैम्डा कम, और इसके लिए लैम्डा ज्यादा, हायर लैम्डा, लोअर लैम्डा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये साइज फैक्टर समझ में आ गया। साइज फैक्टर जो स्पेक्ट्रा है उसको किस तरह से इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है कि जिसकी साइज ज्यादा होती है उसके लिए लैम्डा ज्यादा होती है, और जिसकी साइज कम होती है उसके लिए लैम्डा कम होती है। ठीक है, और मैंने बता दिया रीजन क्या है इसके। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा एच बॉन्डिंग। थर्ड जो पॉइंट है हमारा है एच बॉन्डिंग। ठीक है, एच बॉन्डिंग किस तरह से इफेक्ट करता है देखते हैं स्पेक्ट्रा को। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं एसीटोन का। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं, आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल लिया मैंने एसीटोन का। ठीक है, एक बार तो मैंने एसीटोन को डाला वाटर के अंदर, किसमें डिसॉल्व किया, वाटर में, और एक बार मैंने इसको डाला हेक्सेन के अंदर। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इधर लिखते हो, समझ में आएगा अच्छे से। एसीटोन का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, है ना। पहले तो मुझे ये बताओ एसीटोन के अंदर ट्रांजिशन कौन सा होगा,
देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, N2 पाई स्टार। किसकी बात कर रहे हैं हम, N2 पाई स्टार की, है ना। N बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसके N2 पाई स्टार, N और पाई, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार तो एसीटोन को डालती हूँ वाटर के अंदर और एक बार डालती हूँ इसको हेक्सेन के अंदर। समझ में आई मेरी बात। देखो ऐसे क्यों करे, देख समझ में आएगा अभी। पहली बात तो आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं हो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी विद्युत ऋणता हिंदी में बोलते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस तरह से। अब मैं इसको वाटर के अंदर डाल रही हूँ, CH3 इस तरह से मैंने इसको अब वाटर के अंदर डाला। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वाटर में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये लो इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस चार्ज, माइनस डेल, आधा डेल लिखा है मैंने, और ये प्लस, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन गया नहीं है इसलिए आधा डेल लिखा है, ठीक है। मतलब डेल लिखा है क्योंकि आधा चार्ज है ना, और इस पर कौन सा आएगा, प्लस डेल आएगा। समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड। अब मैं जब इसको एसीटोन को हेक्सेन के अंदर डालती हूं तो हेक्सेन, देखो हेक्सेन के अंदर डाल के देखते हैं अपन इसको। जब मैंने इसको हेक्सेन के अंदर डाला तो हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, C, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ठीक है प्लस डेल है और यहाँ माइनस डेल, समझते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लस और माइनस डेल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सारे के सारे कार्बन है, ठीक है। प्लस और माइनस तो कब आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, पर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे कार्बन है, तो किसी पर भी चार्ज नहीं आएगा। अब चूंकि चार्ज नहीं आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या है, अट्रैक्शन होता है एक तरह से, जैसे माइनस और प्लस। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हुई, बताओ क्यों हुई, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो गया, इस अट्रैक्शन को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, अट्रैक्शन को, माइनस और प्लस के बीच में, ठीक है। यहाँ माइनस और प्लस है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, नो H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो समझ में, बात समझने की। अब कौन सा ट्रांजिशन देख रहे हैं, N2 पाई स्टार। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ये बंध गया, ये जो ग्रुप है वो बंध गया, टाइटली हेल्ड हो गया, ठीक है। टाइटली हेल्ड कैसे हो गया, यहाँ एक तरह से बांध दिया रस्सी से, ठीक है, इन दोनों, तो टाइटली हेल्ड हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन भी टाइटली हेल्ड हो गए, ऊपर इजीली नहीं जा पाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर इजीली, ऊपर वाले जो लेवल है उस पर इजीली नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये टाइटली हेल्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और ऊपर नहीं जाएंगे तो ऊपर जब भेजना होगा हमको जबरदस्ती तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी का मतलब लोअर लैम्डा, मोर एनर्जी का मतलब लोअर लैम्डा। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इफेक्ट करती है यूवी स्पेक्ट्रा को या यूवी लैम्डा मैक्स को, कि ये किसी ग्रुप की या किसी भी कंपाउंड की लैम्डा को कम कर देती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी की लैम्डा को क्या कर देती है, कम कर देती है। समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जाने के लिए, चले जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये टाइटली हेल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर भेजोगे तो तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब कम लैम्डा। समझ में आ गई मेरी बात। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझ में आ गया कंसेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा को देखते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो लैम्डा के मान में क्या हो जाता है, लैम्डा का मान कम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑक्सोक्रोम, ठीक है। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, मैंने अच्छे से आपको पिछले वीडियोस में समझा रखा है कि जिनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है वो ऑक्सोक्रोम होते हैं।
और क्रोमोफोर क्या है ये मैंने बता रखा है आपको। क्रोमोफोर क्या है, जहां n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है या पाई टू पाई स्टार होता है, ये क्रोमोफोर है ना। तो बुक आपसे मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है CO, कौन सा ट्रांजिशन है, n टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार भी है लेकिन n टू पाई स्टार अभी मैं ये वाला कंसीडर कर रही हूँ। ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ट्रांजिशन होगा, n टू पाई स्टार। ठीक है, अब देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लीजिए इसकी लैम्डा कुछ भी आ रही है, मान लीजिए इसकी लैम्डा मैं सपोज करें 200 mm, क्या है ये 200 mm। ठीक है, अब मैंने इसमें साथ में लगा दिया OH, ये OH लगा दिया, ठीक है OH लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा ये OH ग्रुप लगा दिया, CO तो पहले से ही है मेरे पास, ये इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ कर दो मैंने OH और इसके अंदर ऐड कर दिया प्लस OH, मैंने CO के अंदर OH ऐड किया तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड OH, समझ में आ गई। इसके अंदर मैंने OH ऐड किया है, ऐड OH। ठीक है, अब देखो ये क्या है, दोबारा क्रोमोफोर है, N2 सिग्मा स्टार, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ट्रांजिशन है, N2 सिग्मा स्टार, तो ये ऑक्सोक्रोम है मेरा और ये क्रोमोफोर है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो सिंपली ये क्रोमोफोर था, क्या था ये क्रोमोफोर था, जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रोमोफोर के साथ ऐड कर दिया किसको, ऑक्सोक्रोम को ऐड कर दिया। समझ में आई मेरी बात, यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सोक्रोम को ऐड कर दिया। अब ऐड करने से क्या हुआ, देखो बुक्स में लिखा मिलेगा मोस्टली, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बुक्स में क्या लिखा मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लैम्डा मैक्स का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब वो क्यों कम हो जाता है उसको समझिए आप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये तो अच्छे समझ रहे रेजोनेंस को, ये लोन पेयर यहाँ चले जाते हैं तो ये यहाँ चला गया, तो क्या बनी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C। ये यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो एक बॉन्ड तो पहले से था मेरे पास, ये लोन पेयर है उसका एक बॉन्ड और बन गया और OH। ठीक है, अब चूंकि O के इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास यहाँ पे, तो O के पर इलेक्ट्रॉन O जो है, ये वाला जो O है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना तो सिंगल ही रह गया, एक जो बॉन्ड है वो कहाँ चला गया, O पर चला गया, और O पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, भाई ये बॉन्ड O पर चला गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आया यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मुझे बात करनी है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की, किसकी बात करनी है, ये N है और ये पाई स्टार है, मुझे किसकी बात करनी है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की। तो देखिए आप यहां पर तो N इलेक्ट्रॉन भी है, पाई बॉन्ड भी है, इजिली N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। पर यहां आप देखिए जैसे ही मैंने ऑक्सोक्रोम ऐड किया इसके अंदर रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ का, ये जो पाई बॉन्ड था वो खत्म हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर तो इजीली हो रहा था, लेकिन यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन एक तरह से खत्म सा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रहा ही नहीं यहाँ पर कार्बोनिल के पास। मैं कार्बोनिल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो पाई स्टार रहा ही नहीं, तो मुझे अगर ट्रांजिशन करना पड़ेगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब लैम्डा कम, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अगर क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। कौन सा, क्योंकि जब लैम्डा के मान में कमी होती है तो कौन सा शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक। आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं बैचोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ये सब चीजें तो याद रखना आप लोग कि एग्जाम में पूछते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लैम्डा का मान है वो कम क्यों होता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। कम क्यों होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की लैम्डा का मान कम इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है या अनुनाद हो जाता है, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और इस वजह से जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो खत्म हो जाता है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और मोर एनर्जी का मतलब लैम्डा कम। तो कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर बात करें इसकी, तो इस चीज की, ठीक है, N2 पाई स्टार की, तो इसकी लैम्डा का मान ज्यादा होता है और इसकी लैम्डा का मान कम होता है। रीजन इसका ऑक्सोक्रोम, ठीक है। समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट
है अगला पॉइंट, ये अलग से भी क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल जो इसका मैं दूंगी उस एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम जो है पॉइंट है वो है स्टेरिक इफेक्ट। अभी मैंने कहा था ना स्टेरिक इफेक्ट क्या है, वो सब समझाऊंगी मैं आपको, वही देखिए स्टेरिक इफेक्ट। देखिए स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट होता है दो बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन। समझ में आई? दो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में अगर पास पास आ जाए दो बड़े बड़े ग्रुप तो उनके बीच में रिपल्शन होने लग जाता है। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की बात सुनी है, क्योंकि इसके पास भी माइनस चार्ज, इसके पास भी माइनस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन जब दो बड़े बड़े समूह के बीच में, जब दो बड़े समूह के बीच में जो है रिपल्शन होता है, ठीक है, जब दो बड़े समूह के बीच में रिपल्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा समझ में आ गई? जब बड़े बड़े समूह आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसको हिंदी में त्रिविम बाधा, इंग्लिश में स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है। आप समझते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैं बता रही हूं सिस स्टिबलिन, ठीक है, नाम लिख देती हूं पहले मैं, सिस स्टिबलिन और ट्रांस स्टिबलिन, ठीक है, कि यूवी स्पेक्ट्रम को समझाइए। या फिर इस तरह से आ जाता है सिस स्टिबलिन और ट्रांस स्टिबलिन में से किसकी लैम्डा मैक्स का मान ज्यादा होता है और क्यों, इस तरह से क्वेश्चन है। तो सिस स्टिबलिन की पहले हमको स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर याद करने का सबसे बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिस का मतलब समान समूह आमने सामने, है ना, सेम ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, और एक फेनिल ग्रुप यानी बेंजीन लगा देना एक तरह से। जब दोनों बेंजीन आमने सामने, दोनों हाइड्रोजन आमने सामने, तो सिस हो गया ये। जब एक बेंजीन यहाँ एक यहाँ, है ना, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो याद तो हो गया होगा स्ट्रक्चर इजीली, ठीक है। एक तरफ हाइड्रोजन लगानी है, एक तरफ बेंजीन लगानी है, तो और बीच में एल्कीन ग्रुप लगानी है, इस तरह से, है ना। ओके, चलो अब देखिए ये ट्रांस स्टिबलिन होगी, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब देखिए कि ये ट्रांस है, ट्रांस स्टिबलिन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो अभी मैंने बताया स्टेरिक इफेक्ट, ये जो बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप हैं ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एक फिनाइल गिरी, एक फिनाइल गिरी, आमने सामने होगी ना, ये एक आमने सामने, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे एक टेढ़ी ऊपर नीचे इस तरह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आमने सामने, ठीक है। अब मुझे बताओ दूर कहाँ हुई, ये तो पास में हो गया और ये दूर हो गया, ये दूर हो गई। तो यहाँ पर जो स्टेरिक इफेक्ट इतना नहीं लगता है जितना यहाँ लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पर यहाँ ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है। बड़े बड़े समूह के बीच में रिपल्शन स्टेरिक इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट लगता है। स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा लगता है जबकि वहां पे कम लगता है, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से सिस स्टिबलिन, ट्रांस स्टिबलिन, इनमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो उस रिपल्शन के चक्कर में एक रिंग टेढ़ी हो जाती है इस तरह से। ये दोनों रिंग ऐसी, एक रिंग टेढ़ी हो जाती है रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है। उस रिपल्शन को कम करने के चक्कर में एक रिंग टेढ़ी हुई जिससे इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, ठीक है। तो एक रिंग टेढ़ी होने की वजह से ये अपनी प्लेनरिटी को खो देती है, प्लेनरिटी लॉस हो जाता है इसके अंदर, प्लेनरिटी लॉस हो जाता है इसके अंदर। पहले तो एक ही प्लेन के अंदर थी, देखो एक ही प्लेन के अंदर, ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी, लेकिन क्या होता है कि रिपल्शन को कम करने के चक्कर में एक रिंग नहीं हो जाती टेढ़ी, वो प्लेनरिटी को खो देती है, समतलता, हिंदी में समतलीयता, ठीक है। समतल वो जो तल है उसको खो देती है एक रिंग, इस तरह दूसरे प्लेन में चली जाती है, ठीक है, ऐसी हो जाती है। एक ऐसी रहेगी और एक ऐसी रहेगी, पहले दोनों ऐसी थी, अब एक ऐसी और एक ऐसी हो जाती है। ये देखो पहले ऐसी थी, अब एक ऐसी हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस चक्कर में जो रिपल्शन है उसको कम करने के चक्कर में एक रिंग टेढ़ी हो जाती है, तो प्लेनरिटी को खो देती है। प्लेनरिटी को खोने के पहले बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई बॉन्ड है, तो कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार, कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो टफ हो जाता है, इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जो रिंग है वो प्लेन नहीं है, तल नहीं है, समतल के अंदर है, इन प्लेन। दोनों रिंग क्या है, प्लेन के अंदर है। क्यों है प्लेन के अंदर, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है अपने आप को टेढ़ा करने के लिए, क्योंकि दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में रिपल्शन कम है। जबकि यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो उस रिपल्शन के चक्कर में एक रिंग टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, और रिंग टेढ़ी होने की वजह से प्लेनरिटी लॉस हो जाता है, जबकि इसमें प्लेनरिटी लॉस नहीं होता।
तो प्लेरिनिटी लॉस होने की वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इजीली नहीं हो पाएगा, इजीली नहीं हो पाएगा, इजीली नहीं हो पाएगा। मतलब मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मोर एनर्जी मतलब लेस या लोअर लैम्डा। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए सिस जो स्ट्रिपलिन होता है उसकी लैम्डा ट्रांस स्ट्रिपलिन से कम क्यों होती है? इसकी कम, इसकी ज्यादा। एक बार और बता दो रीजन इसका। क्या रीजन है कि दोनों रिंग जो है वो बड़ी बड़ी हैं, तो दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है, त्रिविम बाधा होती है। उस त्रिविम बाधा को, स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जो एक रिंग है वो अपनी प्लेरिनिटी को खो देती है या लॉस कर देती है। एक रिंग इस तरह से टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो इजीली नहीं हो पाएगा, इजीली नहीं हो पाएगा। मतलब मोर एनर्जी मतलब लोअर लैम्डा। समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हमारा हो गया ये जो स्टाइल फैक्ट है। अब लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को मैंने बहुत बार समझा रखा है, पूरा वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बना रखा है, तो मैं बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बता देती हूँ। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉन्जुगेशन है दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो आपको मैंने बता रखा है वहां पे बहुत अच्छे से बता रखा है, वीडियो जाके देखना पुराना, कि जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है या कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो क्या होता है, होमो और ल्यूमो, होमो और ल्यूमो के बीच का जो गैप है वो डिक्रीज हो जाता है पाई टू पाई स्टार। कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो जो गैप है, अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा तो ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। गैप कम होने की वजह से एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी तो लैम्डा ज्यादा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो लैम्डा को बढ़ा देता है। इसीलिए मैं बताती हूँ आपको हमेशा कि जो एथीन का जो लैम्डा होता है वो 165 nm होता है और ब्यूटाडाइन का 217 nm होता है। समझ में आ गई? यानी कि कॉन्जुगेशन बढ़ा तो लैम्डा का मान भी बढ़ा। इसको मैंने पूरा डिटेल में होमो ल्यूमो क्या है ये सब चीजें मैंने आपको समझा रखी वीडियो के अंदर, ठीक है, वहां जाके देखना आप इस चीज को। तो कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आ गया कि कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो गैप कम, गैप कम, गैप कम तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम तो लैम्डा ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो ये सारे जो टॉपिक है मैंने आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।